प्रलय आने से पहले ही मुझे सब पता चल गया था। मैंने सीधे बैंक का रुख किया और पूरे 10 अरब का लोन उठा लिया। फिर क्या था, उसमें से 100 मिलियन फूंक कर मैंने अपने लिए फौलाद का एक ऐसा मजबूत किला तैयार किया जो कयामत को भी मात दे दे। इसके बाद 20 करोड़ खर्च करके एक पूरा का पूरा वेयर हाउस सुपरमार्केट ही खरीद डाला और रात ही रात में उसकी एक एक चीज खाली करवा कर अपने ठिकाने पर पहुंचा दी। जब सारा सामान सही जगह सेट हो गया तो मैं बेफिक्र होकर बिस्तर पर पसर गया। मैंने अपना सिर उठाया और एक के बाद एक वाइन की पूरी 30 बोतलें गटक गया। अब बस आंखें बंद करके मैं उस खौफनाक पल के आने का इंतजार कर रहा था। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं अकेला था जो यह जानता था कि आज रात जब घड़ी में 12 बजेंगे तो धरती पर एक ऐसा भयंकर हिमयुग दस्तक देगा जिसकी बर्फीली लहरें ज्यादातर इंसानों को हमेशा के लिए सुला देंगी। जैसे ही रात के 12 बजे आसमान से रहस्यमयी कणों की एक तेज धारा फूटी और उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। रात के घने अंधेरे में अचानक एक अजीब सी सफेद रोशनी चमकी जिससे आधी रात को भी दोपहर जैसा उजाला हो गया। लोग अभी इस अजूबे को देखकर हैरान ही थे कि आसमान से बर्फ की फुहारें गिरने लगी। शुरुआत में तो ये छोटी छोटी छींटियों जैसी थीं, लेकिन देखते ही देखते इन्होंने आसमान को चीरने वाले एक खौफनाक बर्फानी तूफान का रूप ले लिया। पूरे शहर का आसमान अंतहीन बर्फबारी की चादर से ढक गया और सड़कों पर गाड़ियों के पहिए जहां के तहां थम गए। हाड़ कंपा देने वाली वो जानलेवा ठंड किसी जंगली जानवर की तरह हवा के एक एक कतरे में समा गई। लोग बुरी तरह घबरा गए और खुद को बचाने के लिए अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। कुछ ही देर में दुनिया भर का तापमान अचानक गिरने की इस खबर ने इंटरनेट पर टहलका मचा दिया। सोशल मीडिया की दुनिया में चीख पुकार मच गई। आम लोग अभी भी इस मुगालते में थे कि इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई है। कोई शिकायत कर रहा था कि घर में सिर्फ पतले थर्मल कपड़े ही बचे हैं, तो कुछ बेवकूफ इस बात पर खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा है, कल काम पर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनकी इस नासमझी पर एक ठंडी हंसी हंसकर अपना सिर हिलाया और मन ही मन उनका मजाक उड़ाया। वे नहीं जानते थे कि यह कोई आम बर्फबारी नहीं है, यह अब कभी नहीं रुकेगी। तापमान रोज पाताल छुएगा, सारे संसाधन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और इंसानों के हिस्से में सिर्फ भूख से तड़पना और जमकर मरना ही लिखा होगा। अपने घर के अंदर पहाड़ों की तरह जमा राशन को देखकर जो मेरी अगली 100 रातों तक ऐश काटने के लिए काफी था, मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मैंने आराम से अपना फायरप्लेस जलाया, सोफे पर दुबक गया और एक गहरी नींद के आगोश में समा गया। जब नर्क जैसी उस अगली सुबह मेरी आंखें खुली तो बाहर का मंजर पूरी तरह बदल चुका था। बर्फ ने पूरे शहर को अपने पेट में निगल लिया था। खिड़की के बाहर जहां तक नजर जाती सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर बिछी थी। सड़कें, पेड़ और झाड़ियां सब इस कदर गायब हो चुके थे जैसे उनका दुनिया में कभी कोई वजूद ही न रहा हो। बाहर बर्फानी तूफान अभी भी पूरे जोर से गरज रहा था और टीवी पर लगातार तबाही की खबरें फ्लैश हो रही थीं। तापमान सिर्फ एक ही रात के भीतर गिरकर -100 डिग्री तक पहुंच चुका था, जिससे धरती की ज्यादातर प्रजातियां खत्म होने की कगार पर आ गईं। खबर आई कि पिछली रात ही हजारों लोग इस कयामत की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तटीय इलाकों में तो लोग जीते जी बर्फ की मूर्तियां बन गए। इस खौफनाक खबर ने बचे हुए लोगों के होश उड़ा दिए। अब राशन लूटने के लिए बाजार की तरफ भागने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। बाहर का तापमान लगातार गिरता जा रहा था और लोगों के घरों के दरवाजे बर्फ से पूरी तरह ब्लॉक हो चुके थे। लाचार लोग बस घर में दुबक कर इस आफत के खत्म होने की दुआ मांग रहे थे, जबकि मैं अपने घर के अंदर आराम से वाइन की चुस्कियां लेते हुए स्टेक के मजे उड़ा रहा था। मुझे रत्ती भर भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि 100 मिलियन खर्च करके बनाए गए मेरे इस सेफ हाउस का तापमान हमेशा 22 डिग्री के आरामदायक स्तर पर लॉक रहता था। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर देखा तो उस पाखंडी और मतलबी औरत का नाम चमक रहा था जिसे लोग व्हाइट लोड्स कहते थे। वह फोन पर रो रो कर मुझसे थोड़ा सा खाना उधार देने की भीख मांग रही थी और कस्में खा रही थी कि जैसे ही ये आफत टलेगी वह मुझे दोगुना करके लौटा देगी। मैंने बिना एक पल गंवाए उसका फोन काट दिया। मैं उस औरत के नागिन जैसे दिल को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उसकी इसी मासूमियत के झांसे में आ गया था और अपना सारा खाना उसके हवाले कर दिया था, लेकिन बदले में उसने मुझे धोखा दिया। बाहर के दरिंदों के साथ मिलकर उसने मुझे जान से मार डाला और यहाँ तक कि मेरी हड्डियों का सूप तक बना डाला था। उन पुरानी और कड़वी यादों को सोचकर मेरा खून खौल उठा और मन किया कि उसे अभी ठिकाने लगा दूं, लेकिन समझदारी ने मेरे गुस्से को काबू में रखा। मैंने पलटकर उसे एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि अरे यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे घर का तो सारा स्टॉक कब का खत्म हो चुका है, बस सुबह का एक स्टेक का टुकड़ा बचा है। मैसेज सेंड करने के बाद मैंने जानबूझकर टेबल पर सजे स्टेक और वाइन की एक शानदार फोटो खींची और उसके साथ पतली सी नाइटी पहने हुए अपनी एक सेल्फी भी अटैच करके भेज दी। जैसे ही उसने वो तस्वीरें देखी, उस पाखंडी औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों
आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जहां बाहर लोग ठंड से मर रहे हैं, वहां मैं नाइट सूट पहने ऐश की जिंदगी काट रहा हूं। फोटो में रसीला स्टेक और महंगी वाइन देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसने तुरंत 1 सेकंड के भीतर रिप्लाई किया, जिसके हर शब्द में लालच साफ झलक रहा था। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी कि मुझे भी यह खाना चाहिए। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो मैं उसकी एक आवाज पर अपनी जान दांव पर लगाकर उसके घर खाना पहुंचाने निकल पड़ता, लेकिन अब मैं वो पुराना चाटुकार नहीं था। मैंने बड़े आराम से टाइप किया कि अगर खाना है तो खुद सुपरमार्केट जाकर खरीद लो ना। ये टका सा जवाब देखते ही वह औरत गुस्से से तमतमा उठी। मेरा उससे आगे बात करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जमा की हुई किताबों में से एक मोटी किताब उठाई और मजे से पढ़ने लगा। इस कयामत से निपटने के लिए मैंने भारी मात्रा में ज्ञानवर्धक किताबें इकट्ठा की थी, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही पेशेवर जानकारियां इंसान की जान बचाती हैं। प्रलय का तीसरा दिन असली महायुद्ध लेकर आया। मैं अच्छी तरह जानता था कि अब क्या होने वाला है, इसलिए मैं पूरी रात सोया नहीं और बस उस खास पल का इंतजार करता रहा। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पूरी दुनिया की बिजली एक साथ गुल हो गई। बिजली जाते ही एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ और पूरे शहर का वाटर सप्लाई सिस्टम भी पूरी तरह ठप हो गया। पानी और बिजली के बिना आम लोग एक गहरे और अंतहीन अंधेरे में डूब गए, लेकिन मेरे पास पहले से ही 2 साइलेंट जनरेटर तैयार थे, जिन्हें चालू करके मैंने पावर का पूरा बैकअप बना लिया था। मैं अपने गर्म सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए फोन स्क्रॉल कर रहा था। पूरा इंटरनेट पानी और बिजली न होने के कारण कराह रहा था और सरकार अभी भी जनता से झूठ बोल रही थी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने चुपचाप अपना सिर हिलाया। जब सरकार खुद को संभालने में नाकाम हो चुकी हो तो इस कयामत की दुनिया में जिंदा रहने का एकमात्र सहारा खुद इंसान की अपनी ताकत होती है। असली प्रलय तो अब शुरू हुई थी। आधुनिक समाज की बिजली और भोजन के बिना मानवता को बड़े पैमाने पर मौत के तांडव का सामना करना ही था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, खाने पीने के सामान की भारी किल्लत हो गई। बदमाशों ने अपने अपने गुट बनाकर खुलेआम लूटपाट शुरू कर दी। मुनाफाखोरों ने इंस्टेंट नूडल्स के एक अदद कप की कीमत 1-1 हजार तक पहुंचा दी। इस प्रलय ने इंसानियत का असली और नंगा चेहरा सबके सामने ला दिया था। मैं अपने घर में बैठकर आराम से बाहर का तमाशा देख रहा था कि तभी अचानक मुझे एक ग्रुप चैट में जोड़ दिया गया। एक नजर डाली तो पता चला कि यह हमारी ही सोसाइटी के पड़ोसियों और मकान मालिकों का ग्रुप था। वे सब ग्रुप में बड़े जोश के साथ चर्चा कर रहे थे कि झांग यी के घर में भारी मात्रा में राशन, खाना पीना और ईंधन जमा है और उसकी जिंदगी इस नर्क में भी स्वर्ग जैसी कट रही है। तभी कुछ पड़ोसी गवाही देने के लिए कूद पड़े और बोले कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से मुझे आपदा से पहले घर में सामान भरते देखा था। कसर पूरी करने के लिए उन्होंने ग्रुप में मेरा स्टेक खाते और वाइन पीते हुए वो वीडियो भी डाल दिया जो मैंने भेजा था। ये वीडियो देखते ही पूरे ग्रुप में भूचाल आ गया। हर कोई मुझ पर मोरल पुलिसिंग करने लगा, मुझे मतलबी और लालची बताने लगा और अपनी सारी तकलीफों का जिम्मेदार मुझे ठहराने लगा। वे ग्रुप में यहाँ तक चिल्लाने लगे कि झांग ही को अपना सारा राशन सोसाइटी के लोगों में बराबर बांटना होगा, नहीं तो वे अपनी जान पर खेलकर भी मेरे घर का दरवाजा तोड़ देंगे। ज्ञान बांटने वाले, घुटनों पर बैठकर भीख मांगने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले जितने भी पाखंडी थे, सब के सब बाहर निकल आए। उन सब का एक ही मकसद था, मेरा सामान मुफ्त में ऐंठना। इन बेशरम बयानों को देखकर मैंने बड़े ठंडे लहजे में ग्रुप में जवाब दिया कि क्या मैं तुम लोगों को जानता भी हूँ? सालो, मेरा सामान है, मैं तुम जैसे भिखारियों में क्यों बांटूं? इस खौफनाक हालात में वे लोग पागलपन की कगार पर थे, इसलिए उनसे तर्क करना सरासर वक्त की बर्बादी थी। जिंदा रहने के लिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी मर्यादाएं छोड़ने को तैयार थे। मैं अच्छी तरह जानता था कि पिछली जिंदगी में जब मैंने इंसानियत के नाते इन पड़ोसियों के लिए दरवाजा खोला था तो इन्हीं लोगों ने अंदर घुसकर पलटकर मेरे सिर पर ईंट दे मारी थी और मेरे दम तोड़ने से पहले ही वे मेरे शरीर के टुकड़े करके खाने के लिए उतावले हो गए थे। इन लोगों के इस घिनौने चेहरे को मैं पहले ही भुगत चुका था, इसीलिए इस जिंदगी में मैं इन लाचार और घिनौने कीड़ों का जमकर तमाशा बनाने वाला था। मैंने बिना देर किए ग्रुप में सीधे लाइव वीडियो कॉल चालू कर दी। एक तरफ चमचमाती ऑस्ट्रेलियन वाइन की बोतल निकाली और दूसरी तरफ टॉप क्लास फ्रेंच फोएग्रास का डिब्बा खोला और मजे से खाते पीते हुए लाइव स्ट्रीमिंग करने लगा। ये आलीशान नजारा देखकर ग्रुप के लोगों की भूख और जलन 7वें आसमान पर पहुंच गई और मेरे पर्सनल मैसेज देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। खिड़की के बाहर बर्फ थमने का नाम नहीं ले रही थी और पूरा शहर सफेद मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। मेरी याददाश्त के अनुसार यह बर्फबारी अभी 1 महीना और चलने वाली थी, जिससे चौथी मंजिल से नीचे का सब कुछ पूरी तरह पानी और बर्फ में डूब जाता। उसके बाद यह कब तक चलेगी इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। मैं बोर होते हुए पड़ोसियों के मैसेजों को स्क्रॉल कर रहा था कि तभी इन फालतू और अश्लील मैसेजों के बीच एक नाम ने मेरा ध्यान खींचा, जोकेयर। उसने जो मैसेज भेजा था वह बाकी लोगों की तरह ना तो रोने धोने का था और ना ही उसमें कोई अश्लील तस्वीर थी। उसने बड़ी समझदारी और तार्किकता से
से मेरे सामने एक सौदेबाजी का प्रस्ताव रखा था। उसने लिखा था कि मिस्टर जांग, मेरे घर का खाना और दवाइयां खत्म होने की कगार पर है। मुझे आपकी मदद की उम्मीद है। इसके बदले में मैं आगे चलकर आपको बेहतरीन मेडिकल सेवाएं दे सकती हूँ। ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में तुरंत उसका चेहरा कौंध गया। वह तियानहाई फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर थी। उम्र 26 साल, लंबा कद, कम से कम 1.75 मीटर। मुझे उसका खूबसूरत चेहरा कम, बल्कि उसका वो कातिलाना फिगर ज्यादा याद था। मैं मन ही मन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। आखिरकार डॉक्टर जो थी बेहद समझदार निकली। उसने बाकी जाहिलों की तरह रोने धोने की जगह सीधे काम की बात की थी, जो वाकई दिलचस्प था। मुझे झो केयर का यह अंदाज काफी पसंद आया। इस तबाह हो चुकी दुनिया में सिर्फ वही जिंदा रहने का हकदार है जो अपनी उपयोगिता साबित कर सके। लेकिन मेरा उसे अपने सेफ हाउस के अंदर बुलाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इस प्रलय में किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं किया जा सकता था। मैंने उसे अपनी मुखबिर बनाने का फैसला किया ताकि वह पड़ोसियों की हर हरकत पर नजर रखकर मुझे पहले ही अलर्ट कर दे। बेशक मुझे किसी का डर नहीं था। इस स्टील के किले को बनाने में मैंने जो अंधाधुंध पैसा पानी की तरह बहाया था और अनगिनत डिफेंस सिस्टम लगाए थे, वे इसी दिन के लिए तो थे। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, जब पड़ोसियों ने देखा कि मुझ पर उनके रोने धोने का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वे पूरी तरह बौखला गए। सुन झीचाओ नाम के एक पड़ोसी ने एक नया ग्रुप बनाया, जिसमें मेरे अलावा सोसाइटी के सभी जिंदा लोगों को जोड़ लिया गया। मेरी इस ऐशो आराम की जिंदगी को देखकर उनकी आंखों से जलन के मारे खून उतर आया था। उनका मन कर रहा था कि वे अभी मेरे घर में घुसकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें और इस आलीशान सेफ हाउस पर कब्जा कर लें। नए ग्रुप का नारा आसमान गूंजा रहा था, हाथ में तलवार हो, मेरे साथ चलो, मार डालो, झांग ही से राशन छीनो। उनकी वो दीवानगी और नफरत स्क्रीन से बाहर छलक रही थी। तभी जो केयर का एक अलर्ट मैसेज आया कि झांगी, वे लोग बिल्डिंग के सारे लोग इकट्ठा होकर तुम्हारे घर पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उस मैसेज पर एक सरसरी नजर डाली और बड़े आराम से सिर्फ 3 शब्द टाइप किए कि मुझे पता है। जो केयर अपने सोफे पर बैठी मेरा वो शांत और बेफिक्र जवाब देख रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने दोबारा लिखा कि हर घर से लोग हथियारों के साथ निकल चुके हैं। वीडियो देखकर सब पागल हो गए हैं। क्या तुम्हें रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा? उसके हिसाब से इस वक्त सबसे समझदारी का काम यह था कि मैं थोड़ा सा राशन देकर लोगों का गुस्सा शांत कर दूं और अपनी सुरक्षा पक्की कर लूं। वरना कोई इंसान चाहे जितना ताकतवर हो, वह इतने सारे भूखे पागलों का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता। लेकिन मैं बस मुस्कुराया, उसे सफाई देने की जहमत नहीं उठाई और सिर्फ इतना लिखा कि याद रखना, इस बार तुम गलती से भी इस भीड़ के साथ मत आना। मैं सिर्फ एक बार चेतावनी दे रहा हूँ। बस अपने घर में बैठो और तमाशा देखो। झोकेर ने अपनी भौहें सिकाड़ी। वह पूरी तरह उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझ में इतना अटूट भरोसा कहां से आया कि मैं पूरी बिल्डिंग के 100 से ज्यादा भूखे पागलों से अकेले भिड़ने का दम भर रहा हूँ। कुछ ही देर बाद मेरे पैरों के नीचे एक हल्की सी थरथराहट महसूस हुई। वह सीढ़ियों से ऊपर आते हुए 100 से ज्यादा लोगों के भारी कदमों की आहट थी। जल्द ही कुछ लोग अपना सब्र खो बैठे और दौड़कर मेरे फौलादी दरवाजे को पागलों की तरह पीटने लगे और चिल्लाए कि झांगी, बाहर निकल साले। अगर बुरी मौत नहीं मरना चाहता तो यह तेरा आखिरी मौका है। हमारे अंदर घुसकर तुझे कीड़े मकोड़ों की तरह मारने का इंतजार मत कर, तब तुझे रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैंने भी उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती। मैंने पलटकर हाई वोल्टेज करंट का बटन दबा दिया। जो लड़का पागलपन में दरवाजा पीट रहा था, उसे पलक झपकते ही भयंकर बिजली के झटके ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। उसका पूरा चेहरा भयंकर दर्द से विकृत हो गया और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस संकरी सीढ़ी पर 100 से ज्यादा लोग एक दूसरे से सटकर खड़े थे। जैसे ही पहले लड़के को करंट लगा, उसके पीछे खड़े लोगों की एक लंबी कतार में हाई वोल्टेज करंट बिजली की फुर्ती से दौड़ गया। करीब 10-12 सेकंड तक उन्हें तड़पाने के बाद मैंने करंट का स्विच बंद कर दिया। 9 लोगों के झुलसे हुए शरीरों से काला धुआं निकल रहा था और हवा में मांस जलने की तीखी और बदबूदार गंध फैल गई। इस तबाही को देखकर भीड़ में फिर से कोहराम मच गया। कोई चिल्लाया कि यह जानवर झांग ही अपने ही पड़ोसियों और भाई बहनों को बेरहमी से मार रहा है। इसका बदला लेना होगा। भाइयों, एक साथ आगे बढ़ो और दरवाजा तोड़ दो। लोगों के एक बड़े झुंड ने लकड़ी का एक भारी लट्ठा उठाया और दरवाजे पर अंधाधुंध वार करने लगे। उस तगड़े झटके से मेरी टेबल पर रखा पानी का ग्लास भी थोड़ा उछलने लगा, लेकिन मैंने बड़े आराम से एक लाउड म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया और उनके दरवाजा तोड़ने की इस नाकाम कोशिश को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बाहर वे जितनी ताकत से टकरा रहे थे, मुझे अंदर उतना ही मजा आ रहा था। दर्जनों वार करने के बाद जब उनकी सांसें फूल गईं, तो उन्हें बेहद निराशा के साथ यह एहसास हुआ कि दरवाजा टस से मस तक नहीं हुआ था। एक आदमी ने करीब जाकर काफी देर तक दरवाजे की बनावट को देखा और डर के मारे चीख पड़ा कि यह तो साला बैंक के लॉकर का तिजोरी वाला दरवाजा है। यह सुनते ही बाकी लोगों का कलेजा आधा रह गया।
गया। किसी ने हताशा में पूछा कि क्या यह किसी भी तरह नहीं टूटेगा। भीड़ में मौजूद एक बैंक कर्मचारी ने मायूसी से अपना सिर हिलाते हुए उनके इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया और बोला कि लकड़ी के लट्ठे की बात तो छोड़ो, ये टॉप क्लास का तिजोरी वाला दरवाजा है। तुम लोग यहाँ डायनामाइट लगा दोगे तब भी यह नहीं फटेगा। इसी बीच मैं अपना प्रोफेशनल हैंड क्रॉसबो लेकर चुपके से दरवाजे के शूटिंग होल के पास आ गया। बाहर अभी भी बकवास रणनीतियां बना रही उस जाहिल भीड़ को देखकर मैंने बिना निशाना साधे एक हाथ से फटाफट तीर लोड किया और ट्रिगर दबा दिया। हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी और उसके तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख से पूरी सीढ़ी दहल उठी। कोई डर के मारे चिल्लाया कि पीछे हटो, उसके पास हथियार है। संभल कर भीड़ में तुरंत भगदड़ मच गई, लेकिन रास्ता इतना संकरा था कि 100 से ज्यादा लोग सार्डिन मछली के डिब्बे की तरह ठूंसे हुए थे और चाह कर भी हिल नहीं पा रहे थे। मुझे उन पर कोई तरस नहीं आ रहा था। मैं बस मशीन की तरह दो ही काम कर रहा था, तीर लोड करना और ट्रिगर दबाना। उस प्रोफेशनल क्रॉसबो की ताकत बेमिसाल थी और ऊपर से मैंने जंग लगे टिटनेस वाले खास तीरों का इस्तेमाल किया था। अगर इन तीरों से त्वचा पर एक छोटी सी खरोंच भी आ जाए तो दवाओं की कमी वाले इस नर्क के माहौल में मौत निश्चित थी। एक ही सांस में दर्जनों तीर चलाने के बाद जब मुझे अपने हाथ में थोड़ा खिंचाव महसूस हुआ तो मैं पीछे मुड़ा, आराम से किचन में गया और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालकर गटागट पी गया। इस वक्त यह देखकर कि मेरे घर का दरवाजा लोहे की एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा है और वे अंदर नहीं घुस सकते, सारे पड़ोसी किसी उबलती हुई कड़ाही की छींटियों की तरह तड़पने लगे। हताशा हर चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी एक दिमागबाज पड़ोसी चिल्लाया कि अब क्या करें, दरवाजा अलॉय का है, नहीं टूट रहा, लेकिन यह दीवार तो आखिरकार ईंट और सीमेंट की ही होगी ना। मुझे यकीन नहीं होता कि हम इतने सारे लोग मिलकर इस दीवार को नहीं तोड़ सकते। यह सुनते ही उन हताश लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। घर के अंदर लगे कैमरों से जब मैंने उन लोगों को खुश होते देखा तो मेरी भौहें थोड़ी तन गईं। मैंने मन ही मन कहा कि तुम्हारे पास चाहे जितने तरीके हों, मुझे कोई डर नहीं है। आखिरकार तुम्हारी ये घटिया चालें मेरी ग्रैंड प्लानिंग से बड़ी नहीं हो सकती। पूरे 1 महीने की खून पसीने की मेहनत से बना यह किला क्या इन जाहिलों की फौज इतनी आसानी से तोड़ पाएगी? बाहर एक हट्टे कट्टे आदमी ने अपनी पूरी जान लगाकर दीवार पर एक भारी हथौड़ा दे मारा। दीवार का ऊपरी प्लास्टर उखड़ गया और सफेद चूना फटाफट नीचे गिरने लगा। यह देखकर बाकी लोगों की आंखों में उत्साह चमक उठा। उन्हें लगा कि उन्हें अंदर घुसने का रास्ता मिल गया है और वे सब किसी पागल की तरह और जोर जोर से हथौड़े चलाने लगे। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने दूसरा हथौड़ा पूरी ताकत से चलाया, अचानक एक तीखी धातु की टकराने की आवाज गूंजी और उस भयंकर झटके से वह हथौड़ा छिटक कर दूर जा गिरा। सबने आंखें फाड़ कर देखा तो उस आदमी के दोनों हाथों की खाल पूरी तरह फट चुकी थी और खून तेजी से बह रहा था, जो बाहर के कम तापमान के कारण तुरंत जम गया। वह नजारा बेहद खौफनाक था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या बकवास है और ऐसी कौन सी दीवार है जो हथौड़े को वापस फेंक देती है और इंसान को ही जख्मी कर देती है। एक दूसरे आदमी ने आगे बढ़कर ऊपर का सफेद चूना साफ किया तो सच सामने आ गया कि इस दीवार के अंदर भी स्टील की मोटी परत है। सबने एक ठंडी सांस ली और इकट्ठे होकर देखने लगे। सफेद चूने के हटने के बाद वहां काले रंग की ठंडी और भारी धातु की चमक साफ दिखाई दे रही थी। एक पड़ोसी ने टूटते हुए हौसले के साथ आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया कि ऐसा क्यों है? कौन सा पागल अपने घर की दीवारों में स्टील की चादर लगवाता है? मुझे यकीन नहीं होता कि यह पूरा घर लोहे का बना है। कुछ लोग इस हताशा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पागलों की तरह दूसरी दीवारों को भी पीटने लगे। लिविंग रूम में सोफे पर बैठे मैंने नफरत से अपना मुंह सिकोड़ा। मेरी आंखों में साफ मजाक था। जो तुम लोग आज सोच रहे हो, क्या वह मैं 1 महीने पहले नहीं सोच सकता था? मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मेरे घर की सारी दीवारें 20 सेंटीमीटर मोटी फौलादी अलॉय की बनी हैं। इन्हें तो तोप के गोले भी नहीं उड़ा सकते। पूरी बिल्डिंग के मालिकों की आंखें उस धातु की दीवार को देखकर सूनी हो गईं। उनका दिल बाहर जमी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। वे सोच रहे थे कि कोई इंसान इतना सनकी कैसे हो सकता है जो ऐसा घर बनाए। कुछ लोग अपना चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनका हौसला पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक बगल वाले फ्लैट के पड़ोसी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि भाइयों, अभी बालकनी बची है। उसने अपनी बालकनी को कांच की बड़ी खिड़की में बदल दिया है। वहाँ पूरा कांच है, वहाँ से जरूर अंदर जा सकते हैं। ये सुनते ही लोगों को लगा कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वे पागलों की तरह बगल वाले घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। दोनों बालकनियों के बीच भले ही 15 सेंटीमीटर की दूरी और एक लोहे की ग्रिल थी, लेकिन जिंदा रहने की अंधी चाहत के आगे ये रुकावटें उनके लिए कुछ भी नहीं थी। बालकनी के बाहर का माहौल सीढ़ियों जैसा नहीं था। सीढ़ियां तो फिर भी चारों तरफ से बंद थी। जहां थोड़ी राहत थी, बाहर तो साक्षात नर्क जैसी हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी। बर्फीली हवाएं चल रही थीं और भारी बर्फबारी हो रही थी, जो कुछ ही घंटों में किसी भी इंसान को बर्फ का पुतला बना दे। लेकिन उन लोगों की आंखों में खून उतर आया था। उन्हें बस यह दिख रहा था कि अंदर
अंदर घुसते ही सब कुछ उनका होने वाला है। लोग चिल्लाते हुए किसी भूखे झोंबी की तरह मेरी बालकनी पर कूद पड़े। मुझे स्वाभाविक रूप से तुरंत इस हलचल का एहसास हो गया। वे उस कांच की खिड़की पर टूट पड़े। वे पागल बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए किसी बिना थकने वाली मशीन की तरह कांच पर अंधाधुंध वार करने लगे। यहाँ तक कि उनके हाथों से खून बहकर बर्फ की तरह जमने लगा, लेकिन लालच में उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ घर के अंदर रखा खाना तैर रहा था। जब वे सीढ़ियों पर दीवार तोड़ रहे थे तब उनका लालच इतना साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन इस वक्त इस पारदर्शी कांच के पार वे मेरी ऐशो आराम की आलीशान जिंदगी को साफ देख पा रहे थे। अंदर सजे चिप्स, बर्गर, कोला, पिज्जा और रोस्टेड चिकन जैसी सामग्रियां उनके लिए किसी तगड़े ड्रग की तरह काम कर रही थीं, जिससे बालकनी पर खड़े लोग पूरी तरह पागल हो गए। इन चीजों से दूर हुए उन्हें अभी सिर्फ आधा महीना ही हुआ था, लेकिन वे ऐसे बेकाबू हो रहे थे जैसे उन्हें उनके सगे पिता मिल गए हों। वे अपनी पूरी ताकत से उस खिड़की को तोड़ने में जुट गए। मैं हाथ में कॉफी का मग लिए आराम से खड़ा इस ड्रामे का मजा ले रहा था और मन ही मन बुदबुदाया कि किसने कहा कि कांच हमेशा कमजोर होता है। यह बेहद महंगी कीमत पर कस्टमाइज कराया गया मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ कांच है। मुझे याद आया जब सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर ने सीना ठोक कर मुझसे कहा था कि इतनी मोटी कांच की दीवार सिर्फ गोलियों को ही नहीं बल्कि तोप के गोलों तक को आसानी से झेल सकती है। और वही हुआ। वे लोग जैसे जैसे मारते गए उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगी। उन्हें लगा था कि यह कोई मामूली कांच है जो 2-4 बार में चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन खिड़की तोड़ने के चक्कर में उनके खुद के हाथ सुन्न हो गए और उनमें से खून रिसने लगा। जो कांच तोप के गोलों को रोक सकता है, क्या वह तुम्हारे हाथ के इस कबाड़ और लोहे